बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए तमाम 2024 में लेक्चरर फिजिक्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। पेपर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेपर के अंदर जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से थी। इसके अंदर जो 10 एमसीक्यूज थे वो इंग्लिश से थे और बाकी जो 40 एमसीक्यूज थे वो फिजिक्स से थे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एंटोनिम से रिलेटेड है। क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ हार्ट फेल्ट इज। तो स्टूडेंट, हार्ट फेल्ट का मतलब होता है दिल से, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो राइट आंसर इनसिंसियर होगा, इनसिंसियर। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन वेंट डैश द टनल। ये क्वेश्चन हमारा प्रपोजिशन से रिलेटेड है, तो हम इसमें जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लगेगी वो थ्रू होगी। सो द राइट आंसर इज थ्रू। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर डैश ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट। यानी कि जो पब्लिक की हेल्थ होती है, हेल्थ केयर है, वो जो इसकी मनी है उस पे क्या करती है। तो ये भी हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो डिपेंड्स आएगा कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द मनी एलोकेटेड टू इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एम्बेजल। एम्बेजल इज। तो स्टूडेंट, एम्बेजल का मतलब होता है कब्जा करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो है रेम्यूनरेट। इसका मतलब होता है उजरत देना। क्लियर का मतलब होता है साफ। बैलेंस का मतलब होता है बराबर। और मिस अप्रोप्रिएट मतलब गैर मुनासिब तरीका। तो इसके अंदर जो राइट आंसर बनेगा सिनोनिम का वो मिस अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ स्टेल इज। तो स्टूडेंट, स्टेल का मतलब होता है बासी या पुरानी। तो हमने इसका एंटोनिम बताना है, तो इसका जो एंटोनिम बनेगा दैट इज फ्रेश। सो द सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द प्रोफेसर टोल्ड हर स्टूडेंट अबाउट द प्रोजेक्ट month in advance so they would have dash time to complete their work। तो अगर हम ऑप्शंस पर देखें तो क्रोनोलॉजिकल, इनसफिशिएंट, कांस्टेंट और एम्पल, इन दोनों में से जो दो राइट और हमें लगेंगे कि सही है वो क्रोनोलॉजिकल और एम्पल बनते हैं, क्योंकि इनसफिशिएंट का मतलब होता है नाकाफी, तो ये नहीं होगा सही। कांस्टेंट का मतलब होता है जो तब्दील ना होता हो, सेम, ये भी मुनासिब नहीं है। तो जो हमारे पास दो बनते हैं क्रोनोलॉजिकल और एम्पल। तो एम्पल का मतलब भी होता है काफी टाइम और क्रोनोलॉजिकल का मतलब भी होता है काफी टाइम। तो क्रोनोलॉजिकल जरा टेक्निकल वर्ड है, ये लिया जाता है इवेंट्स को जिस ऑर्डर में वो हुए होते हैं। चूंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट की बात हो रही है तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और वो एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंग होते हैं। सो यहाँ पर जो टेक्निकली सही आंसर होगा वो क्रोनोलॉजिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम वरीड डैश द एग्जाम। तो अगेन हमारे पास प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसकी जो राइट प्रपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल होगी दैट इज अबाउट। आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देयर इज नो पॉइंट डैश आर्गुइंग। के आर्गुइंग में इसका कोई पॉइंट नहीं बनता, तो ये अगेन हमारे पास प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और अगेन यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो इन बनेगा। देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। तो स्टूडेंट, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहां पर आएगा हैज बीन एक्सरसाइजिंग, कि वो एक साल से रोजाना वर्जिश कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ यू हैड फॉलोड द रूल्स यू डैश डिस्क्वालिफाइड, कि अगर आपने रूल फॉलो किए होते तो यहां पर कौन सा आएगा। तो अगेन ये कंडीशनल सेंटेंस है, राइट आंसर विल बी वुड नॉट हैव बीन। अगर आपने रूल्स फॉलो किए होते तो आपको डिस्क्वालिफाइड ना किया जाता। तो यहां तक हमारे पास इंग्लिश के क्वेश्चंस थे। अब 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, इसके बाद अब फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इफ वेक्टर फील्ड ए, ये एक वेक्टर फील्ड गिवन है, इज सोलिनॉइडल देन द वैल्यू ऑफ एम इज। ये वेक्टर फील्ड ए दिया गया एक सोलिनॉइडल का, तो इसका वो वैल्यू एम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, सोलिनॉइडल है, तो हम इसका जो डेल लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, दैट इज डेल डॉट ए, और डेल हमारे पास इक्वल होता है पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ऑफ पार्शियल जी के। और आगे हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर ए है
वो आ जाएगा। अब हमें पता है कि आई से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, बट आई का जे और के से जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0, इसलिए हम सिर्फ आई के साथ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर लिखेंगे, बाकी 0 वाली टर्म्स वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स, एक्स प्लस 3y। सेम इज द केस विद द वाई, तो हमारे पास बन जाएगा पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई, वाई माइनस 2x, पार्शियल ऑफ पार्शियल जी, एक्स प्लस एम जी। सॉरी यहाँ पर जी आना था। तो आगे हम इसके साथ जब इसको ऑपरेट करवाएंगे डेल को इसके ऊपर, तो हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आएगा x का विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और y का विद रिस्पेक्ट टू x 0, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। इस तरह y के साथ y के लिहाज से जो डेरिवेटिव है वो 1 आएगा, x का y के लिहाज से 0 आएगा, तो हम उसको भी नहीं लिखेंगे। इसका पार्शियल सॉरी z आना था, तो z का डेरिवेटिव z के लिहाज से 1, x 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा m। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस m, और ये बन जाएगा 2 प्लस m। अब ये डाइवर्जेंस फील्ड है, तो ये इक्वल टू 0 होगा सोलिनॉइडल के लिए, तो यहां पर हम इसलिए लिखेंगे डेल डॉट ए इज इक्वल टू 0, और डेल डॉट ए किसके इक्वल था 2 प्लस m के, तो 2 प्लस m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास राइट आंसर होगा C -2। Next question is the parameters that Kepler's law of period relates to। कि कौन से पैरामीटर्स हैं जो केपलर लॉ जो पीरियड से रिलेटेड है उसमें उसके अंदर एड्रेस हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये तीन हमारे पास केपलर्स लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो थर्ड लॉ है इसको हम लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं। तो थर्ड लॉ स्टेट इस तरह से करता है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स पीरियड। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सेमी मेजर एक्सिस और टाइम पीरियड की। तो हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा दैट इज डी, जिसके अंदर सेमी मेजर एक्सिस और टाइम पीरियड को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइड टू द बॉडी इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम वैल्यू एंड इज रिमूव्ड आफ्टर सम टाइम। कि अगर किसी बॉडी पर कोई स्ट्रेस अप्लाई की जाए उसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा और उसको कुछ अरसे बाद हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगर किसी बॉडी पर उसकी लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे वो परमानेंटली डी शेप हो जाएगी, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी और कभी भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आएगी। सो द राइट आंसर विल बी द बॉडी कैन नॉट कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 4 लेवल लेजर। तो स्टूडेंट्स 4 लेवल लेजर क्या होती है, ऐसी लेजर जिसमें लेजर की पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन करने के लिए 4 लेवल्स इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन करने के लिए 4 लेवल जो है वो इंक्लूड होते हैं, ग्राउंड स्टेट, हाईली एक्साइटेड स्टेट, मेटास्टेबल और लोअर लेजर, यहाँ पर लोअर मेटास्टेबल स्टेट। और इस 2 स्टेट्स के दरमियान जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो अटेन होती है और लेजर अमिट होती है। अब चूंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर 4 एनर्जी लेवल इंक्लूड थे तो इसलिए हम इसको 4 लेवल लेजर कहते हैं। ये 4 लेवल जिसके अंदर इंक्लूड हो उसको हम 4 लेवल लेजर कहते हैं। तो यहाँ पर जो हीलियम नियॉन लेजर है ये एक 4 लेवल लेजर होती है। सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फिजिकल सिस्टम अंडरगोइंग फोर्स्ड वाइब्रेशन इज कॉल्ड। ऐसा सिस्टम जो फोर्स्ड वाइब्रेशन के अंडर चल रहा हो हम उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और इसको हम मैस की वजह से मूव करवा रहे हैं, फोर्स लगा के मूव करवा रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्लिट्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ा दें तो उसका जो पैटर्न बन रहा है उसके सेंट्रल मैक्सिमा पर उसका क्या असर होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम नंबर ऑफ स्लिट्स बढ़ाते हैं तो उससे सेंट्रल मैक्सिमा मजीद ब्राइट हो जाएगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो द राइट आंसर विल बी बी, इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसिंग न्यूक्लियर इन गैमा डिके। गैमा डिके का यहाँ पर आप देख सकते हैं निकल है, उसमें गैमा रेज जो है वो अमिट हो रही हैं, तो उसे पूछा ये चाह रहा है कि जो मिसिंग न्यूक्लाइड है वो कौन सा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो अल्फा और बीटा जो डिके है उसके अंदर जब डिके होता है अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके
और पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो वो चेंज हो जाते हैं। बट गैमा डीके के अंदर जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई है उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सेम रहता है। तो इसलिए जो एक्स है, जो मिसिंग न्यूक्लियाई है, वो निकल ही होगा 6528। सो द राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इनमें से कौन सी है? तो स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन वो इक्वल होती है उसके वर्क फंक्शन और उसकी काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो फोटोन की एनर्जी है वो उसके वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी का सम लिखी हुई है। सो द राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास है एफसीसी फेज व्हाट? एफसीसी का रेसिप्रोकल पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास एफसीसी और बीसीसी यहाँ पर दोनों यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है उसके अंदर एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके अंदर उसके सभी फेसेस पर, यानी कि 6 के 6 फेसेस पर एक एटम होता है। जबकि इसके बरक्स जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर सिर्फ सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, ना कि फेसेस पे। तो एफसीसी का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी बीसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल है दैट विल बी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ वेक्टर फील्ड विद द वैनिशिंग कर्व इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट, ऐसा फील्ड जिसका कर्ल जीरो के इक्वल हो हम उसको इररोटेशनल कहते हैं, और अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो के इक्वल ना हो तो हम उसको रोटेशनल कहते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि कर्ल वैनिश हो रहा है, दैट मींस कि उसका कर्ल जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। सो द राइट आंसर विल बी इररोटेशनल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है? तो फर्स्ट आप देखें, उसमें लिखा हुआ इन गैसेस देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ये बात ठीक है। कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक, ये बात भी ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव द सेम स्पीड एट डिफरेंट टेंपरेचर, ये बात कुछ गड़बड़ है कि डिफरेंट टेंपरेचर पर स्पीड भी डिफर हो जाती है। हमें पता है जब हम गैस को हीट करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। सो यहां पर यही एक स्टेटमेंट ऐसी है जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पोस्टुलेट नहीं लग रहा। सो राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी फिशन टेक प्लेस पर सेकंड इन अ 300 मेगावाट रिएक्टर अज्यूमिंग ईच फिशन रिलीजेस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं कि एक फिशन जो है वो पूछना ये चाह रहा है कि रिएक्टर है 300 मेगावाट उसकी आउटपुट है, तो उसमें पर सेकंड कितने फिशन हो रहे हैं, और उसने हमें एक फिशन की एनर्जी जो है वो दी हुई है। तो हम इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट पावर जो हमारी रिएक्टर की है वो 300 मेगावाट है, और इसको हम वॉट्स में लिखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और इसी तरह जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिशन, ये भी गिवन हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो साथ में 200 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जाउल एनर्जी होती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी होती है तो जो 200 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पर फिशन एनर्जी रिलीज हो रही है दैट विल बी 320 इंटू 10 रेज माइनस 13 जाउल्स। अब आते हैं नंबर ऑफ फिशन पर। ये हमने एक फिशन की एनर्जी निकाल ली है। नंबर ऑफ फिशंस को हम कैसे निकालेंगे? पर सेकंड में आउटपुट पावर को डिवाइड करेंगे जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर फिशन पे, तो इनको हम डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9.3 इंटू 10 पावर 18। तो राइट आंसर विल बी बी, 9.38 इंटू 10 पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये देखें, एक कैनन से अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एक बार जब यहां से ये लॉन्च हो जाता है तब उसको पीछे से पुश करने वाली कोई फोर्स नहीं होती, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, बट इसका वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू एक्शन ऑफ द ग्रेविटी चेंज
होता रहेगा। दूसरी एग्जांपल में देखें, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम जमीन से लॉन्च करते हैं ऊपर की तरफ, तो अगेन हमारे पास आफ्टर लॉन्चिंग जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। सो द राइट आंसर विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सोप फिल्म एग्जिबिट्स ब्रिलियंट कलर इन सनलाइट ड्यू टू। एक सोप फिल्म के ऊपर ये जो हमें बड़े ब्रिलियंट से कलर नजर आते हैं, उसकी वजह क्या है? ये हमारे पास इंटरफेरेंस ऑन थिन फिल्म, जो लाइट की इंटरफेरेंस होती है थिन फिल्म के ऊपर, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। सो द राइट आंसर विल बी बी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, द इंक्रीज इन द एंट्रोपी मींस द इंक्रीज इन। तो एंट्रोपी असल में डिसऑर्डर होती है किसी सिस्टम की, या एनर्जी अनअवेलेबिलिटी होती है वर्क करने के लिए। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन डिसऑर्डर, सेकंड इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी, सी इज रैंडमनेस। तो एक्चुअली एंट्रोपी ये तीनों चीजें हैं, एंट्रोपी तीनों चीजों को एक्सप्लेन करती है। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट ये फिनोमेना एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन है कि अगर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को फॉल करवाते हैं किसी मेटल किसी ऐसी सरफेस, मेटल सरफेस पर लाइक सोडियम, तो उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। सो द राइट आंसर विल बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है? तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे टेबल पे देखें तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में, बाकी तीनों पाशन, ब्रैकेट और पफेंट सीरीज जो है वो इंफ्रारेड में होती है। तब यहाँ पे चूंकि उसने हमसे अल्ट्रावायलेट रीजन का पूछा है तो अल्ट्रावायलेट में लाइमन सीरीज होती है। सो द राइट आंसर विल बी लाइमन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में उसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आप बताएं। तो यहां पर चूंकि वो सभी में मॉडरेटर के बारे में पूछ रहा है, तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो पानी जो है मॉडरेटर इसमें छोड़ा गया, तो जो पानी है या मॉडरेटर है वो इन न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है, इनको स्लो डाउन कर देता है। जैसे आप एरो को देख सकते हैं, यहाँ पे एरो के कलर की इंटेंसिटी जो वो कम होती जा रही है, दैट मींस जो इनकी न्यूट्रॉन की स्पीड है वो कम होती जा रही है। तो सो मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर जो है वो न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करता है। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन एयर बिफोर इट्स आयनाइजिंग पावर सीजेस इज कॉल्ड इट्स। तो जब अल्फा पार्टिकल किसी एयर में जब रिलीज होता है तो जब तक उसके अंदर आयनाइजिंग पावर होती है, वो जितना ट्रेवल करता है उसको हम उसकी रेंज कहते हैं, जो कि फ्यू सेंटीमीटर्स तक होती है। सो अल्फा पार्टिकल की ये रेंज कहलाती है। राइट आंसर विल बी रेंज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगा? तो आप देखेंगे कि एक कंडक्टर जिसके ऊपर स्टैटिक चार्ज होता है उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इनसाइड एनी कंडक्टर विद अ स्टैटिक चार्ज, किसी स्टैटिक चार्ज वाले कंडक्टर के ऊपर जो उसके अंदर उसकी कैविटी हो या उसकी बॉडी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नेक्स्ट वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ डाइपोल ओनली। कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी डाइपोल पर कब फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा? तो अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला देखें, दैट इज मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। तो इनके दरमियान ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगी दैट विल बी साइन, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब थीटा विल बी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है? ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे तब इन पे फोर्स एक्सर्ट होगी। सो द राइट आंसर विल बी द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर के हवाले से है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, व्हेन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हीटेड, तो तब क्या होगा? तो जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इक्वली बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे वैसे वैसे होल्स भी जनरेट होंगे। सो राइट आंसर विल बी डी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल विल इंक्रीज इक्वली। नेक्स्ट हमारे पास जीनर डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो पूछा ये जा रहा है कि जीनर डायोड की बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है?
तो फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें, इट ऑपरेट्स इन द रिवर्स रीजन, ये भी ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट करंट डिवाइस, ये भी ठीक है। इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, ये तीनों चीजें ही फेवरेबल है जीनर डायोड की। तो इसलिए राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। तो जीनर डायोड के लिए तीनों स्टेटमेंट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करती हैं। नेक्स्ट एक सिनेरियो है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक शीट इज प्लेस्ड बिटवीन देम। कि दो चार्जेस हैं, उनको हवा में रखा गया है और जब उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक शीट रखी जाती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये कूलम लॉ से रिलेटेड है। हमें पता है कूलम लॉ के अंदर जो दो चार्जेस रखे जाते हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इस के कांस्टेंट पे डिपेंड भी करती है। एंड दिस के कांस्टेंट एक्चुअली द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। और ये इसके अंदर जो 4 और पाई है ये कांस्टेंट है, बट एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो अगर हम उनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक शीट रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम होगी। सो द राइट आंसर विल बी डिक्रीज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ फ्यूजन रिएक्टर इन ऑर्डर टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाइड्स। कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियाइड्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होती है उसको ओवरकम करने के लिए क्या रिक्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें जैसे हाई प्रेशर, स्मॉल वॉल्यूम और हाई टेम्परेचर, ये तीनों फेवरेबल कंडीशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों सिचुएशन जो है वो सपोर्ट करती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है। तो फिजिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई ओवर 2 mgl होता है। तो नेक्स्ट जो राइट आंसर इसका होगा दैट इज ए, टी इज इक्वल 2 पाई 1 ओवर mgd। नेक्स्ट हमारे पास है जी ओवर डैम्पिंग रिजल्ट इन। के ओवर डैम्पिंग का क्या रिजल्ट निकलता है। तो आप यहां पर देखिए हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अभी जब ये स्टार्ट है तो ये फ्री है, इस पे किसी किस्म की कोई डैम्पिंग नहीं है। लेकिन अगर इस पर डैम्पिंग अप्लाई करते हैं, अब जैसे इस पे थोड़ी देर में डैम्पिंग अप्लाई होगी तो जैसे डैम्पिंग अप्लाई होगी इसकी मोशन कम होते होते रुक जाएगी। दैट मींस कि ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम फॉर्म में नहीं जा पा रहा। सो द राइट आंसर विल बी स्लो रिटर्न टू इक्विलिब्रियम। वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में बहुत स्लोली पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू स्फीयर ऑफ द सेम मटेरियल हैव रेडियाई r1 एंड r2। और सच में ये कह रहा है कि सेम मटेरियल के दो स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस r1 और r2 है। दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर एंड केप्ट इन द सेम इनक्लोजर एट लो टेम्परेचर। फिर उनको सेम टेम्परेचर तक हीट किया गया और फिर सेम बॉक्स में सेम इनक्लोजर में बंद किया गया लो टेम्परेचर पर। तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ लॉस जो है हीट का उसकी रेशो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स जो लॉ ऑफ कूलिंग है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स सराउंडिंग। कि एक जो गर्म ऑब्जेक्ट है उसकी जो हीट लूज होगी, हीट लॉस होगा, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक सरफेस एरिया पर और दूसरा उस ऑब्जेक्ट और उसकी सराउंडिंग के दरमियान जो डिफरेंस है टेम्परेचर का उस पर। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड डेल्टा T। A जो है यहाँ पर एरिया है उस ऑब्जेक्ट का एंड डेल्टा T वो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करेंगे तो यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का दैट इज 4 पाई r। तो A को हम रिप्लेस कर देंगे 4 पाई r के साथ। तो हमारे पास Q1 फर्स्ट स्फीयर के लिए K 4 पाई r1 स्क्वायर डेल्टा T, Q2 सेकंड स्फीयर के लिए K 4 पाई r2 स्क्वायर डेल्टा T। तो दोनों का जो हम इनकी प्रोपोर्शन निकालेंगे तो उसके लिए हम दोनों को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे K 4 पाई से डेल्टा T से क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। सो द राइट आंसर विल बी B, r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। यहाँ पर A में भी दिया गया लेकिन यहाँ पे देखें ऊपर और नीचे उनको थोड़ा सा चेंज किया गया है। सो बी केयरफुल आंसर लिखते वक्त। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है
वो गलत है। पहली स्टेटमेंट क्या है, रफ सर्फेसिस आर बेटर रेडिएटर देन स्मूथ सर्फेसिस, कि रफ सर्फेसिस जो बेटर रेडिएटर होती है स्मूथ सर्फेसिस के। हाईली पॉलिश मिरर सर्फेसिस आर वेरी गुड रेडिएटर। ब्लैक सर्फेसिस आर बेटर एब्जॉर्बर देन व्हाइट वन। ब्लैक सर्फेसिस आर बेटर रेडिएटर द व्हाइट वन। तो स्टूडेंट्स आप नीचे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किसी भी सरफेस का अच्छा रेडिएटर या एब्जॉर्बर होने के लिए डिपेंड करता है कि उसकी सरफेस किस कलर की है, आया वो ब्लैक है या शाइनी है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसकी वजह से वो एक अच्छा एब्जॉर्बर या रेडिएटर बनता है। लेकिन उसकी सरफेस का रफ होना या स्मूथ होना उस पर यह डिपेंड नहीं करता। सो द राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द सन डबल्ड देन द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, कि अगर सूरज का टेम्परेचर डबल कर दिया जाए तो जो जमीन पर एनर्जी रिसीव हो रही है उस पर क्या असर पड़ेगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है जमीन पर रिसीव हो रही है वो टेम्परेचर की पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर को डबल कर दें तो 2 और की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 टाइम्स जो एनर्जी है जो अर्थ पे जो रिसीव हो रही है वो बढ़ जाएगी। सो द राइट आंसर विल बी 16 डी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द बॉडी इन अ रूम कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री टू 80 डिग्री इन 5 मिनट्स, कि एक बॉडी जो है वो एक कमरे में 90 डिग्री से 80 डिग्री तक 5 मिनट में आ जाती है। देन द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 70 टू 60 डिग्री, फिर उसके बाद जो 70 से 60 डिग्री का जो फर्क आता है तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा। अब ऊपर अगर आप देखें तो 90 टू 80 मतलब 10 डिग्री का फर्क आया है 5 मिनट के अंदर, तो अगेन 70 से 60 के दरमियान भी 10 डिग्री का ही फर्क है, तो नॉर्मली जेन में यही आएगा कि 5 मिनट लगेंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के और टेम्परेचर डिफरेंस के, किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट के और उसकी सराउंडिंग के। तो अगर पहले जब बॉडी 90 डिग्री हॉट थी तो वो 80 पर आई, तो जो ये 10 डिग्री का डिफरेंस है ये हीट भी उसकी सराउंडिंग में ही डिसिपेट हुई है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ चुका है। इससे जब वो 70 पर आई तो अगेन 90 टू 70 आते आते 20 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है वो सारी की सारी हीट सराउंडिंग में ही गई है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, इसलिए 5 मिनट से टाइम ज्यादा लगेगा। सो द राइट आंसर विल बी मोर देन 5 मिनट्स। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी इन कंपेयर टू द गैसेस, ये बात ठीक है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। सेकंड है, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, ये बात भी ठीक है, सॉलिड की शेप भी डेफिनेट होती है। इस तरह सॉलिड हैव इनडेफिनेट वॉल्यूम नॉट इजीली कंप्रेस, ये बात गड़बड़ है कि सॉलिड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, इनडेफिनेट नहीं। तो जो यहां पर स्टेटमेंट सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है वो सी वाली है कि इनडेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम इनडेफिनेट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है, द रिपल्सिव एनर्जी इज ऑलवेज, तो स्टूडेंट्स यहां पर याद रखिएगा कि अट्रैक्टिव एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है और रिपल्सिव एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो यहां पर उससे रिपल्सिव एनर्जी के बारे में पूछा है तो राइट आंसर विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ रिपीटेबल एंटिटी ऑफ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज, के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन सी एंटिटी है जो रिपीट होती है। तो यहां पर आप क्रिस्टल लैटिस में देखिए तो यूनिट सेल एक ऐसी चीज है जो रिपीट होती है, क्योंकि यूनिट सेल से मिलकर ही क्रिस्टल लैटिस बनता है। सो द राइट आंसर इज यूनिट सेल, सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ सिंपल मॉडल द अनफोर्स्ड राइजिंग ऑफ हॉट एयर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, एक सिंपल मॉडल में जो गर्म हवा का बगैर किसी फोर्स के ऊपर उठना है वो क्या होता है। ये एक्चुअली हवा की लो स्पेसिफिक हीट की वजह से होता है, कि हवा की स्पेसिफिक हीट जो है वो लो होती है, तो इसलिए जब वो गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्क ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, एक डिस्क है जिसका मास 2 kg है, उसका डायमीटर 2 मीटर है और वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। फाइंड द वर्क डन, वर्क डन हमने फाइंड करना है इफ द डिस्क इज रोटेटिंग फ्रॉम 300
रेडियन पर मिनट टू 600 रेडियन पर मिनट। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसके इक्वल होगा, हाफ आई डेल ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा जो है वो रोटेशनल वेलोसिटी है, और आई हमें पता है आई इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 एज इट इज। एम मास उसका गिवन है 2 किलोग्राम, और आर जो है, अब चूंकि डायमीटर 2 मीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, डायमीटर का हाफ उसका रेडियस होता है, और वो हो जाएगा 1 मीटर। जब दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेल्टा ओमेगा की तरफ। तो डेल्टा ओमेगा जो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी है उसके चेंज है स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई स्क्वायर के। अब ओमेगा एफ हमारे पास गिवन है 300 आरपीएम, तो इसको आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई ओवर 60 से, ये हमारे पास बन जाएगा 10 पाई रेडियन पर सेकंड। इसी तरह जो सॉरी ये डब्ल्यू आई यहाँ पर आना चाहिए था, ये 600 आरपीएम है, इसको भी अगर हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 पाई और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकंड। ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो जो डेल्टा ओमेगा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 300 पाई स्क्वायर। अब हमारे पास आई की भी वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू आ चुकी है, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो 1479 जॉल्स है। तो 1479 जॉल्स, राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट वी हैव द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। The mean free path of nitrogen molecule at 27 degree is 3 into 10 power minus 7 मीटर पर सेकेंड के एक मीन फ्री पाथ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वो गिवन है 27 डिग्री पर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर इज 600 मीटर पर सेकेंड, कि अगर इसी टेम्परेचर पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड हो तो उसकी कुलियन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें। तो जो हमारे पास सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकालेंगे दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान। जो दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान टाइम पीरियड है वो इक्वल होता है मीन फ्री पाथ और वेलोसिटी के। तो मीन फ्री पाथ भी हमें गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, दोनों को पुट करेंगे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा सक्सेसिव कोलिजन्स का वो आ जाएगा हमारे पास 5 into 10 power minus 10 सेकेंड। तो अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो f इज इक्वल टू 1/t, वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 2 into 10 की पावर 9 पर सेकेंड। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसका वो सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एट 300 K is 6 into 10 power minus 20 joule. What is the average translation energy at 750 Kelvin? 300 केल्विन पर एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, 750 केल्विन पर वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी Ke1 हमारे पास होगा 6 into 10 power minus 20 joules, और T1 हमारे पास गिवन है 300 केल्विन, T2 भी गिवन है 750 केल्विन, और काइनेटिक एनर्जी 2 जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, सेम इज द केस इफ द टेम्परेचर is reduced then kinetic energy also decreases। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं kinetic energy 2 over kinetic energy 1 is equal to T2 over T1। तो अब हमारे पास kinetic energy 2 हमने फाइंड आउट करनी है, तो kinetic energy 1 को हम इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा that is 1.5 into 10 raised minus 19 joules। so the right answer will be B। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज 1.3 into 10 power minus 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, उसकी जो डेंसिटी वो गिवन है, ट्रांसवर्स वेव उसके अंदर प्रोपेगेट कर रही है जिसको एक इक्वेशन के जरिए डिफाइन किया गया है, और एक्स और वाई की मेजरमेंट मीटर्स में है, टी की सेकंड में है। तो क्वेश्चन ये कि हमने उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है, वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कैलकुलेशंस। यहां पर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ट्रांसवर्स वेव की वो y is equal to 0.21 sin x plus 30t है। हमें पता है जो जनरल इक्वेशन होती है दैट इज y is equal to a sin kx plus omega t। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो यहां से
के हमारे पास यहां से ये देखें, एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो के इज इक्वल टू 1। इस तरह ओमेगा टी को 30t के साथ कंपेयर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 30। हमें पता है कि v की वैल्यू बराबर होती है ओमेगा ओवर के, तो वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा 30 k1, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब वेलोसिटी और टेंशन का जो रिलेशन है वो हमारे पास गिवन है, v इज इक्वल टू टी ओवर रो। तो यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ओवर रो, अंडर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ से टी हमने फाइंड आउट करना है तो रो को इस तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो v की वैल्यू पुट करें, रो की वैल्यू पुट करें, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.12 न्यूटन। सो द राइट आंसर विल बी 0.12 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पेपर जो 2000 अप्रैल 2024 में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर फिजिक्स के रिक्रूटमेंट के लिए लिया गया था। होप सो आपके लिए जो सेशन है बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा एमके प्रिपरेशन का जो फिजिक्स की तैयारी के लिए पीपीएससी, एफपीएससी, एजेकेपीएससी और एसपीएससी के लिए फिजिक्स की तैयारी के लिए हमारा जो नया सेशन है 20 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर 034244700091 और 034842335593 पर फौरी कांटेक्ट करें ताकि आप एक भी सेशन, एक भी क्लास या एक भी टेस्ट मिस ना करें। अगर आपने एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको एमके प्रिपरेशन की तरफ से तमाम जो तैयारी और मेथोडोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं वो बर वक्त पहुंच सके। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।